आज से 47 साल पहले एक फिल्म आई थी, नाम था गमन। आज इस फिल्म के गाने की लाइन याद आ गई। दरअसल लाइन कुछ ऐसी थी कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। हालांकि उस वक्त इन लाइनों में शहर के लोगों की निराशा और परेशानियों को व्यक्त किया गया था, लेकिन आज भी ये लाइन दिल्ली पर पूरी तरह से लागू हो रही है। दरअसल दिल्ली के जहरीले धुएं के आगे हर कोई बेबस है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने तो ये मान भी लिया कि दिल्ली एनसीआर के लिए ये खतरनाक समय है, लेकिन उन्हें ये कहना पड़ा हमारे पास जादू की कोई छड़ी नहीं है जो इस घुमा करके इस समस्या को खत्म किया जा सके। दूसरी तरफ एक बार फिर से जो हर साल होता है, इस पूरे मुद्दे पर, प्रदूषण पर राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म आ गई है। 10 साल से ज़्यादा समय तक सत्ता में रह चुकी आम आदमी पार्टी सत्ताधारी भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रही है। आरोप लगाती है कि मौजूदा सरकार प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में भी प्रदूषण का कमोबेश यही हाल रहा था। दिक्कत सिर्फ इसी बात की है कि सरकार किसी की भी रहे, प्रदूषण को लेकर जो अर्जेंसी दिखनी चाहिए उसकी कमी हर बार महसूस होती है। कमेटी बनती है, सिफारिशें आती हैं, सिफारिश पर विचार करते करते प्रदूषण का दौर खत्म हो जाता है। जब हालात बेकाबू होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, तारीख पर तारीख पड़ता है, सरकार से सवाल जवाब होता है। जब तक कि एक्शन की बारी आती है, प्रदूषण खत्म हो जाता है और फिर हम आप प्रदूषण को भूलकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया। अब समय आ गया है कठोर से कठोर कदम उठाने का, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए ही सही, आने वाली पीढ़ियों के लिए ही सही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कठोर कदम क्या होने चाहिए, और उससे भी बड़ा सवाल कि वो कठोर कदम कौन उठाएगा। आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। क्योंकि मामला सरकार से जुड़ा हुआ है और एक सरकार दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, इसलिए इस बार हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दोनों को आमंत्रित किया है। भाजपा के प्रवक्ता अनिल गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार साहब हैं और पर्यावरणविद हैं विजय पाल बघेल साहब, जिन्हें हम ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और काफ़ी मशहूर पर्यावरणविद हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। पर्यावरणविद विमलेंदु झा साहब हैं और प्रीति महेश जी हैं। आप सही मेहमानों का स्वागत हमारे शो में। अपने पर्यावरणविदों के पास जाऊं पहले, लेकिन शुरुआत में अनिल गुप्ता जी आपसे करना चाहूँगा। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले साल ही, क्योंकि हर साल इस समय प्रदूषण का रोना हर कोई रोता है और प्रदूषण से हर कोई परेशान रहता है। पिछले साल ही भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा था कि आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं रही है, दिल्ली गैस चैम्बर बना जा रहा है, एक्यूआई लेवल 400, 500, 700 तक पहुंचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पार्टी का नाम बदल दें तो हालात सेम है। आप लोग भी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ बेबसी है? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। एयर पोल्यूशन एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं। पर यह भी एक विषय है कि पिछले 27 साल की जो लेगेसी रही है, चाहे 15 साल का कांग्रेस का कार्यकाल रहा, चाहे 11 साल का आम आदमी पार्टी का कार्यकाल रहा, एयर पोल्यूशन को सोर्स को खत्म करने पर इन सरकारों ने कोई काम नहीं किया। हाँ, फरवरी में जब से बीजेपी की सरकार आई है, इस सोर्स को खत्म करने पे काम कर रहे हैं। आपने कहा आज प्रदूषण में मानता हूं, पर आज की अगर आप रीडिंग देखें तो आज 377 हैं। अगर इसी दिन, आज ही के दिन अगर हम पिछले साल देखें तो 436 थी। पिछले साल नवंबर में 400 से 500 के बीच में रहा, इस बार बहुत बार 400 के नीचे भी आया। आप इसको एक फिगर कह सकते हैं, पर मैं इसके रीजन भी बताऊंगा। यह भी सत्य है कि जब से रेखा गुप्ता सरकार बनी है, फरवरी से लेकर सितंबर में दिल्ली ने बहुत अच्छी हवा, ऑलमोस्ट 200 एक्यूआई लिया है। सर्दियों में हमें पता है मौसम जिस तरीके से ठंडा हो जाता है, हवा नहीं चलती, पर्टिकुलर मैटर सस्पेंडेड हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। मेरा ये भी मानना है कि राउंड द ईयर अगर एक्यूआई ठीक रहे तो सर्दियों में थोड़ा सा बढ़ता है। पर मैंने कहा कि ये लेगेसी में हमने लिया है। अब इस लेगेसी में जो मिला है, इस सोर्स को हमने खत्म किया है। आप याद कीजिए, पिछले 10-11 साल जब आम आदमी पार्टी की थी, एक भी सोर्स को एलिमिनेट करने के लिए काम नहीं किया, बल्कि पराली जैसे मुद्दों पे इन्होंने राजनीति की, खूब पराली जलाई गई।
इसी के साथ में डस्ट मिटिगेशन में काम नहीं हुआ, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो केंद्र ने पैसा दिया उसको खर्च नहीं किया गया। अब मैं ये आपको जानकारी देता हूं कि दिल्ली की सरकार जो बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता सरकार है, उसने क्या, हम लोग अब सोर्स पे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं 3 से 5 साल में दिल्ली को एक अच्छी हवा आने वाली सर्दियों में इस पे काम कर रहे हैं। हम लोग डस्ट मिटिगेशन पे काम कर रहे हैं। हमें लेगेसी में करीब 152 लाख टन गार्बेज का पहाड़ मिला, जिसको हम बायो माइनिंग के द्वारा रिमूव कर रहे हैं, उस मिट्टी को हम हाईवे में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें लेगेसी में करीब 15,000 टन जो गार्बेज जनरेट होता था उसकी प्रोसेसिंग 10,000 मिली, आज उसको हम 15,000 तक कर रहे हैं। हमें सीएनडी वेस्ट जो डस्ट का एक मेजर सोर्स है, उसकी प्रोसेसिंग की क्षमता सिर्फ 5,000 है, जिसको आज हमने 6,000 कर दिया, 10,000 तक करने हैं। हमने वेस्ट को पूरी तरीके से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में आज 5 लग चुके हैं, 5 और लगा रहे हैं। इस तरीके से अगर हम सप्रेसिंग की बात करें तो आज मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है, आज स्प्रिंकलिंग हो रही है। साथ ही साथ अब दिल्ली में सारी जो डीटीसी की बसें ईवी हैं। पहले भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो फेम टू एक जो केंद्र सरकार की योजना थी उसके तहत हमने हजारों बसें दिल्ली को ईवी की दी। आज जगह जगह ईवी के चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं जो ये शो करते हैं कि अब जो व्हीकल से पोल्यूशन होगा। हाँ, ये चीज ठीक है, जो लेगेसी में मिले दिल्ली के 28,508 किलोमीटर सड़कों में जो गड्ढे थे उसको भरने में टाइम लग रहा है, उसको रीलेइंग में टाइम लग रहा है, पर जो हजारों टन डस्ट सड़कों में खाली प्लॉटों में मौजूद उसको रिमूव किया जा रहा है, बट इट विल टेक टाइम। जो काम हमने अब शुरू किया है इसका असर 1-2 साल में आपको देखने मिलेगा। पर इस साल भी आप देखिए, अगर आप देखिए पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए तो हर साल जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो एक पर्यावरण एक अनिल शब्द गुप्ता जी, है दरअसल रेड मैं लेटर डे। हाँ एक आधा मिनट रेड लेटर डे एक शब्द होता था जब एक्यूआई 999 क्रॉस करता था। हर साल वो दिल्ली को टैग मिला है, इस साल अभी तक नहीं मिला, ये अच्छी बात है। पर मैं ये भी मानता हूं, आपके चैनल पे कहता हूं कि अभी पर्यावरण की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पर पिछले सालों के मुकाबले बेहतर है और आने वाले समय में इसको और ठीक किया जाएगा क्योंकि हम सोर्स को एलिमिनेट कम करने में काम कर रहे हैं। जी ठीक है। दरअसल हमारे साथ 3 पर्यावरणविद हैं यहाँ पे। आपने जो सारे स्टेप्स बताएं जो आप उठा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, वो कदम कितने कारगर होंगे, इन पे इन तीनों की राय लूँगा। चूँकि आपने शुरू में ही कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के इसी समय से आप अपने कार्यकाल के इस समय की तुलना की और बताया कि हमारे समय में प्रदूषण काफ़ी कंट्रोल में है। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि नहीं, आप लोग जानबूझकर जहाँ जहाँ एक्यूआई मीटर लगाए जाते हैं वहाँ पे पानी का छिड़काव करते हैं, वहाँ से प्रदूषण लेवल कम दिखता है, बनावटी प्रदूषण आंकड़ों में कम करते हैं। 1 मिनट में हमारे पास आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ भी गए हैं, अनमोल पवार साहब। अनमोल जी, जी लक्ष्मण जी, आप आवाज आ रही है आपको? जी हाँ आ रही है। देखिए, आज दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। आज हॉस्पिटल में लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार जो है जी आम आदमी पार्टी है, क्योंकि 10 साल से वो सत्ता में थी। ये देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पैन इंडिया प्रॉब्लम है, अभी 2025 में उन्होंने कहा है। ये देखिए, मैं रिपोर्ट दिखाता हूं आपको डब्ल्यूएचओ की, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है वर्ल्ड में। ये दूसरी रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ की जो कहती है कि 13 में से जो 20 में से जो 13 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं वर्ल्ड में वो इंडिया में है। ये एक और रिपोर्ट है जो कहती है कि 83 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज जो हैं 100 में से एशिया की, वो भारत में है। तो इनकी तो 22 राज्यों में सरकार है, 12 साल से केंद्र में बैठे हैं, उसके बावजूद ये और राज्यों में प्रदूषण कम नहीं कर पाए। ये हमें बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि पोल्यूशन पे दिया गया पैसा जो है आम आदमी पार्टी ने खर्च नहीं किया। तो ये देखिए इनकी सच्चाई। इन्हें दिए गए थे 858 करोड़, उसमें केवल 1% पैसा खर्च किया। ये इन्हीं के राज्यसभा एमपी ने इसका प्रमाण दिया है। ये कह रहे हैं कि जी हम तो सारे कदम उठा रहे हैं पोल्यूशन कम करने के लिए। ये कदम नहीं उठा रहे, लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। ये जब इन्होंने विंटर एक्शन प्लान बनाया आम आदमी पार्टी के नेताओं के दबाव में, जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो उसमें 13 पोल्यूशन हॉटस्पॉट जो है वो भूल गए और ये डेटा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन पे हमारे नेताओं ने जाके दिखाया किस तरह से एमसीडी के वाटर टैंकर जो है पानी का छिड़काव कर रहे हैं ताकि इस एक्यूआई डेटा को मैनिपुलेट किया जा सके। और बढ़ते प्रदूषण का ठीकरा ये किस पे फोड़ते हैं? ये किसानों पे फोड़ते हैं, पंजाब के किसानों पे, जिन्हें आतंकवादी कहते हैं, जिन्हें खालिस्तानी कहते हैं, जिन्हें आंदोलनजीवी कहते हैं। और इन्हीं के मुंह पे करारा तमाचा इन्हीं की केंद्र की संस्था ने लगाया जब उन्होंने ये बताया कि पंजाब में पराली जलने की घटनाओं में 90% तक कटौती हुई है
ये रहा CAQM के चीफ जो है, उन्होंने कहा कि पंजाब में स्टबल बर्निंग रिवॉल्यूशन चल रहा है। ये इनके मिनिस्टर जो है राज्यसभा में, उन्होंने 2025 अगस्त में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पंजाब रिकॉर्ड्स 85% ड्रॉप इन स्टबल बर्निंग सिंस 2021। उस समय 75,000 इंसिडेंट्स हुआ करते थे, आज 3,000 से भी कम है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी नाकामी का, अपनी लापरवाही का, अपने भ्रष्टाचार का ठीकरा जो है आम आदमी पार्टी पे ना फोड़े। आज लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। आम आदमी पार्टी के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो या किसी भी राजनीतिक दल के हो, भाई साहब हैं तो हम सब इंसान ही ना। आज सड़कों पे निकलना मुश्किल है। आप कोई ठोस कदम उठाने की बजाय जनता का मूर्ख बनाना बंद करो और पोल्यूशन को कम करने के लिए उचित कदम उठाओ। एक आखिरी बार रिएक्शन दे दीजिए आप अनिल गुप्ता जी, फिर मैं अपने तीनों मेहमानों के पास जाऊंगा जो इस पूरे मामले पर काफ़ी गहराई से अध्ययन करते हैं। इनका दो बातें जो मुझे लगी कि आपको इस पर जवाब देना चाहिए। पहली बात कि ये पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, पड़ोस में गुड़गांव है, पड़ोस में गाजियाबाद है, पड़ोस में नोएडा है, वहाँ भी हालत कमोबेश वही है। तो आप सिर्फ ये कहना कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इस वजह से दिक्कत थी, विरासत मिली, वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, स्वीकार नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि एक जो इन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि जहाँ जहाँ मीटर लगे हुए हैं वहीं पानी का छिड़काव करते हैं और बनावटी तौर पे एक्वाई लेवल कम करते हैं। दोनों का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। इन्होंने ये नहीं कहा कि पिछले 11 साल में एयर पॉल्यूशन को कम करने का जो सोर्स है उसको एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक भी नहीं है। हाँ, इन्होंने सुपरफिशियल स्मोक छोड़ दिया ना, अब तो पब्लिक तो अभी परेशान है, अभी अपनी बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं। अब इन्होंने बात की मॉनिटरिंग स्टेशन की। 39 मॉनिटरिंग स्टेशन है दिल्ली के अंदर। पर्यावरणविद भी बैठे हैं। क्या जो हमारा पर्टिकुलर मैटर 2.5 और 10 मेजर करते हैं, अगर उसके ऊपर पानी का छिड़काव गया तो वो इक्विपमेंट खराब हो जाता है सर। और ये जो मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, ये आम आदमी पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार के टाइम ही लगे थे, तभी से लगे हुए हैं। क्या इक्विपमेंट में या जो उसकी स्टेक पे पानी का छिड़का, ये हॉटस्पॉट किसने आइडेंटिफाई किए थे? मैं इनको क्रेडिट देता हूं, इन्होंने किए थे। हैं, उसके ऊपर पहले भी वाटर स्प्रिंकलिंग होती थी। पर ये लोगों को बेवकूफ बनाना कम कर दें कि वहां पर इक्विपमेंट्स के ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा था। एक भी जो बेसिक बीएससी साइंस का बच्चा होगा वो बता देगा इक्विपमेंट के ऊपर अगर पानी का छिड़काव हो जाए तो वो खराब हो जाता है। और एक संस्था है हमारी, सुनिए, इक्विपमेंट का आस पास करके तो आप उस मीटर, अरे बता रहे, वो भी मैं बता रहा हूँ। आप अगर पर्टिकुलर मैटर का जिससे हम मेजर करते हैं उसकी स्टेक की हाइट देखिए कितनी होती है। हॉट स्पॉट के आसपास आनंद विहार की जिसकी बात करते हैं, ये हमेशा से हॉट स्पॉट रहा है, दिल्ली का बॉर्डर रहा है। वहां पर पहले इन्होंने भी किया और आसपास सड़कों पे करते हैं। पर क्या जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो डीपीसीसी और सीपीसी सर्वर में से जो कनेक्ट होते हैं, कभी डाटा की फजिंग हो सकती है? मैं इनको चैलेंज करता हूं, आप अपना कैमरा लेके जाके देखिए। पर क्योंकि एक इनको झूठ बोलना है, चैनल पे आकर डाटा फजिंग की बात करते हैं, मॉनिटरिंग स्टेशन की बात करते हैं, इतने पर्यावरण बैठे, कभी डाटा की फजिंग नहीं हो सकती साहब। ये मॉनिटरिंग जाके देखिए इक्विपमेंट। ठीक है, इसका जवाब लूंगा मैं। और एक दूसरा सवाल, दिल्ली के अलावा एनसीआर, हाँ, दूसरे का जवाब दे दीजिए फिर। मैं बताता हूँ। देखिए, दिल्ली एनसीआर के लिए एक क्वेश्चन जुडिशियल अथॉरिटी बनी है जिसका नाम है CAQ, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। वो भी पहले बनी है। अब वो पूरे दिल्ली एनसीआर को देखती है, क्वेश्चन जुडिशियल अथॉरिटी है। उसमें उन्होंने एक फॉर्मूला बना रखा है ग्रेफ 1, ग्रेफ 2, ग्रेफ 3, ग्रेफ 4 का। अभी ये चैलेंज भी कर रहे थे कि ग्रेफ 3 को 2 में क्यों लिया है। अब वो एक साइंटिफिक बॉडी है जिसको क्वाड्रेटिक जुडिशियल पावर दे रखी है, वहां एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो डिसीजन करते हैं पूरे दिल्ली और एनसीआर के लिए। वो तय करते हैं कि किस इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए, कब बंद होनी चाहिए। जो नियम लागू है ना सिर्फ दिल्ली के लिए है पर दिल्ली एनसीआर के लिए है। ये आप ठीक कहा कि ये समस्या पूरे एनसीआर की भी है और पूरे देश में और भी कई है। पर ये कमीशन जब काम कर रहा है, उस कमीशन पे भी क्वेश्चन मार्क करना मुझे लगता है कि हास्यास्पद है। वो काम कर रहा है। दूसरी हम ये बात करें, सर्दियों में क्योंकि हवा बहती कम है, सर्दियों में मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पार्टिकुलेट सस्पेंडेड हो जाते हैं, ये समस्या रहती है। पर आप ये भी कंपेयर कीजिए, जहां पिछली सरकारों में हमें रेड लेटर का टैग मिला करता था, इस बार स्थिति पहले से बेहतर है। अगर आप पूरा डाटा निकाल लीजिए पिछले सालों को, आपको लगेगा इस सीजन में 50 से 100 पॉइंट कम है। तो ये कुछ दर्शाता है। आप सड़कों पे जाके देखिए, आप गार्बेज कलेक्शन सेंटर पे देखिए, आप कॉम्पैक्टर पे देखिए, आप ग्रीन बेल्ट पे देखिए। हम तो अभी मैं बात कर रहा था, हम तो 17 नए जंगल बना रहे हैं दिल्ली के अंदर, आइडेंटिफाई कर लिया, उसका बजट अलग हो गया। 2 मियावाकी फॉरेस्ट बना रहे हैं।
हम तो सोल्ड अनमोल जी दो 15 सवाल सेकंड हैं। देता हूँ। अनमोल जी 15 सेकंड, 10 सेकंड नहीं, जी, 15 जी। सेकंड, ठीक है। जी। गुप्ता जी आपको पास आऊंगा मैं, 15 सेकंड जी, देता गुप्ता जी से दो सवाल हैं कि अभी 1 महीना पहले जब इंडिया गेट पे दिल्ली वासी एकत्रित हुए थे, जो कह रहे थे जी साफ हमारा हमारा मौलिक अधिकार है, साफ वातावरण हमारा मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 हमारे संविधान का हमें देता है, तो उनके ऊपर लाठी डंडे क्यों बरसाए गए, उन्हें नक्सल जेल में बंद क्यों समर्थन किया करते हो गया? क्या आप? दूसरी बात, आप नक्सलवादी हो दूसरी क्या? मैंने अनमोल जी, आप आपको बीच में नक्सलवादी नहीं हो क्या? बोला, आप मैंने बीच में नहीं प्रदूषण के बोला। आड़ में अपनी नक्सल अपनी भाषा पे नक्सल गुप्ता जी, विरोध में गुप्ता जी गाने सुन लगाएंगे लेते हैं, क्या? गुप्ता जी सुन नक्सलिज्म लेते पे हैं हम बात लोग, करेंगे गुप्ता क्या? जी उनकी बात सुन लेते श्रीमान हैं, पे फिर बात आपके पास करेंगे आऊंगा। क्या? गुप्ता जी आप बोलने दीजिए, प्रदूषण की आड़ में अनिल अगर गुप्ता जी नक्सलवादी बोलने के दीजिए, फेवर नहीं में बोलने देंगे अगर तो फिर नारे आप लगाते कैसे? हैं तो ठीक नहीं है सर। देश में घबरा कानून गए, व्यवस्था घबरा अनिल है। गुप्ता जी बोलने दिया घबरा जाए, गए। बोलने दिया पहले ही सुन आप लीजिए। अपने आप को नागरिक ऐसे डिबेट मानते हो। होगा नहीं, बहुत ही मामला, बहुत ही संजीदा मामला है, संवेदनशील मामला है। सुनिए दूसरे की बातों को, फिर जवाब दीजिएगा, पूरा मौका देंगे जी। जल्दी से बात खत्म करिए अनमोल दूसरा, जी। हाँ जी, दूसरा अनिल गुप्ता जी ने कहा कि जी सीएक्यूएम जो है वो एक्सपर्ट बॉडी है, वो फैसले लेती है, उस हिसाब से ग्रैप लगते हैं। तो भाई साहब सीएक्यूएम ने और सीपीसीबी ने और आपकी जो एक और जांच है वो है आईएआरआई है, इन सब ने तो ये भी कहा था कि क्लाउड सीडिंग फिजिबल नहीं है। ये रहा राज्यसभा में आपने कहा था ना, जब हमने कहा था क्लाउड सीडिंग होनी चाहिए, आपने कहा नहीं जी ये सीपीसीबी, आईएआरआई, सीएक्यूएम इन्होंने कहा कि ये साइंटिफिकली फिजिबल नहीं है। तो आपने वहां पे क्यों भ्रष्टाचार किया? वहां पे क्यों करोड़ों रुपए दिल्ली वासियों के जो है आपने डुबो दिए? बताइए। मैं जवाब देता हूँ। देखिए आपका नहीं, ऐसा करते हैं ना आपका अब ये गुप्ता जी, गुप्ता जी, अनिल जी, अनिल जी इस जवाब को बचा के रखिए, मैं आपके मैं पास इसका दोबारा जवाब से दे देता आऊंगा, हूं आधे सेकंड लेकिन में। मैं, हाँ बोल दीजिए, चलिए। आधा सेकंड तो नहीं देंगे, देखिए, लेकिन अब समय, पहले इन्होंने हाँ। साइंटिस्टों पे इल्जाम लगा, अब ये आईआईटी के प्रोफेसर पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने फाइनेंशियल बनी की। अगर कोई स्टडी होती है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर करते हैं, हम अब तो आप आपको भ्रष्टाचारी जो बता जो रहे पैसा हैं, आईआईटी हम आपका कानपुर को असली जाता है, चरित्र अब बता आप रहे उन पे हैं। भी इल्जाम लगा रहे हैं। सर ये कुछ तो शर्म कीजिए। पहले आपने आईआईटी साइंटिस्टों पे चलिए लगाया, ऐसा करते हैं कि हम लोग डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हम लोग डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास 3 पर्यावरणविद जुड़े हुए हैं, प्रीति महेश जी हैं, विमलेंदु झा साहब हैं, और इनसे पहले मैं प्रीति जी और विमलेंदु जी आपके पास मैं आऊंगा। इससे पहले मैं जरा विजयपाल बघेल साहब के पास जाना चाहूँगा। विजयपाल बघेल साहब हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और ये ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इनके बारे में जो मैंने पढ़ा है वो है कि 2001 से केवल ये हरे कपड़े ही पहनते हैं, यानी 24 साल से आज भी हरे कपड़े पहन करके आए हुए हैं, और 62 करोड़ से ज़्यादा अब तक पेड़ लगवा चुके हैं और कई लाख पेड़ों को कटने से इन्होंने बचाया है। तो पर्यावरण को लेकर जो असली ज़मीन पर काम करने वाले लोग होते हैं उनमें से एक हैं, और कई लोगों के लिए ये आदर्श हैं जो पर्यावरण की बात करते हैं। मैं आपसे विजयपाल जी समझना चाहूँगा कि दिल्ली की जो हालत है और इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, ऐसा भी दावा किया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि हम ये सारे कदम उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारे कदम अगर ज़मीन पर उतर जाएंगे तो साकार होंगे या फिर कुछ और अलग करने की ज़रूरत है? दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है, इसमें जब मौसम परिवर्तन होता है तो जो मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर में जितने पार्टिकल्स होते हैं वो जब इकट्ठे होते हैं, घुल नहीं पाते हैं, तो ये गैस चैम्बर की जो स्थिति बनती है उससे एनवायरमेंटल इमरजेंसी की स्थिति जो बनती है। और ये आज से नहीं, मेरा ख्याल है हम 2016 से हम इसको देख रहे हैं। यहाँ जो पूरे एनसीआर क्षेत्र को हम देखें तो जैसे दिवाली का मौसम आता है, यानी कि मौसम में ठंडक आती है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, हाँ, हम PM10 PM2.5 जो मापते थे, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनको जो धूल के बड़े पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट्स, इफ्लुएंट्स जो भी होते हैं, वो जब इकट्ठे होते हैं, धूल में घुल नहीं पाते तो फॉग का स्वरूप ले लेते हैं। और ये अभी जो राजनीतिक दल हैं जिनकी सरकारें रही हैं या अभी चल रही हैं, ये एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप का जो लगा रहे हैं। मैं पिछले साल जाऊं तो पिछले साल इन दिनों में एक्यूआई लेवल जो हमारे मेजरमेंट करने का जो मीटर है वो 999 तक, मतलब इससे ऊपर जा भी नहीं, मतलब 3 डिजिट से ज़्यादा जा भी नहीं सकता है, वहाँ तक पहुँच जाया करता था। अब की बार हम क्योंकि और ये सरकारों का कोई श्रेय नहीं जाता है, अब की बार रेनफॉल इतना हुआ
कि अभी जब ठंडक आई हमारे मौसम में, तो ठंडक आते ही थोड़ा बरसात होगी तो जितने भी पार्टिकल्स थे वो धुल गए, तो AQI लेवल अपने आप कम हो गया। अभी फिर भी हम 600 पार तक दिल्ली में हो गए, और आज भी अभी हम आनंद विहार की बात करें, छजासी की बात करें, हम फरीदाबाद की बात करें, हम गुड़गांव की बात करें, तो AQI लेवल बहुत ज़्यादा है। मैं अभी स्टूडियो में बैठा हूँ नोएडा में, यहाँ के AQI लेवल भी 300 से पार है। तो ये जो होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इन दिनों में तो होना भी नहीं चाहिए। और ये सरकारें आज जैसे न्यायमूर्ति जी को चिंता हुई, वो 1.5 घंटे टहलने गए तो उन्हें लगा कि मैं बीमार हो गया। अरे 2.5 करोड़ तो दिल्ली की आसपास की जो आबादी है वो तो इसको झेल ही रही है। हमारे जो बड़े जो एडवोकेट हैं वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन हियरिंग हो जाएगी। आप तो घर से बैठ के हियरिंग कर लेंगे, लेकिन जो रोजी रोटी के लिए निकलता है उसको वो कहाँ जाएगा? और मैं कहता हूँ कि संविधान ने हमको 48A में जो राज्य का एक जिम्मेदारी दी है कि हमको स्वच्छ पर्यावरण दे, ये सरकारों की सभी की जिम्मेदारी है। सरकार श्रेय लेना तो चाहती है, लेकिन करना कोई नहीं चाह रहा है। व्यावहारिक रूप से जो होना चाहिए जी वो नहीं हो पा रहा है, व्यावहारिक रूप से जो होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। मैं आपके पास आऊँगा आगे भी कि बघेल साहब की क्या होना चाहिए। विमलेंदु झा साहब कि आपने भी काफ़ी दिनों से आप पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे कि कौन सी सरकार क्या कदम उठाती है, कौन से कदम ज़्यादा व्यवहारिक होंगे, लेकिन कई सारे ड्राफ्ट आते हैं, एक सलाह मशवरा का दौर होता है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पाता है। कई बार फैसला लेते भी हैं तो ज़मीन पर लागू नहीं हो पाता। दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी चीज है, कमजोरी है, वीकनेस है। और आप जब कहते हैं कि बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, रियलिटी ये है कि निर्णय नहीं लिए जाते हैं। अक्टूबर के महीने में हमारी सरकारी तंत्र, हमारा पूरा देश जगता है और जनवरी में जाके इसको भूल जाता है। और साथ ही साथ हम समझते हैं, हमने अपनी एक समझ बना ली है, और बीजेपी भी कह रहे हैं, सब लोग ये सब कहते हैं कि ग्रैप जो है वो एक सोल्यूशन है। ग्रैप सोल्यूशन नहीं है। ग्रैप की परिकल्पना सिर्फ एक इमरजेंसी मेजर के लिए किया गया था, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत किया गया था, ताकि सिचुएशन और खराब ना हो, उसके लिए ग्रैप की परिकल्पना की गई थी। ना कि ग्रैप के आड़ में आप पूरे के पूरे एयर पोल्यूशन गवर्नेंस को सिर्फ ग्रैप में सीमित रख के रख दे। शहर को बंद करना सोल्यूशन नहीं है। 1 साल आप शहर को बंद कर सकते हैं, लेकिन अगले साल के लिए आपकी क्या तैयारी रही है? और जो स्थिति है, जो दिल्ली का AQI है, अगर मान लीजिए 500 है, तो अगर आज आप किरण बेदी जी का ट्वीट देखिए, इंदिरापुरम का AQI 550 से आगे है। और फिर भी अगर सरकार ये कहती है कि प्रदूषण में कमी आई है, अगर कौन से वैज्ञानिक है जो कहते हैं कि पानी अगर आप छिड़केंगे, अगर आप पेड़ के डाल के नीचे अगर आपने एयर क्वालिटी मॉनिटर रखा है, उसके 20 मीटर दूर में आपने स्मोक टावर रखा है, और उसके ऊपर से आप पानी का छिड़काव स्मोक गन से करते हैं, तो ऑफ कोर्स एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो है वो मैनिपुलेट होंगे, वो रीडिंग मैनिपुलेट होगा। अगर नहीं होता है तो आप पूरा का पूरा पानी आनंद विहार में, जहांगीरपुरी में, वजीरपुर में वगैरह वगैरह क्यों छिड़क रहे हैं? एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के आसपास क्यों करते हैं? और ये समझना बहुत आवश्यक है कि PM 2.5 लेवल जो प्राइवेट मॉनिटर्स में अगर लोगों के 400, 500, 300 अगर रीडिंग्स आ रहे हैं, AQI लेवल अगर 700, 800 अगर आ रहे हैं, तो क्या सारा का सारा देश झूठ बोल रहा है? अगर हमारे अस्पतालों के डॉक्टर्स आके कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इतने सारे डॉक्टर्स ने, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एयर पोल्यूशन जो है पिछले 8 महीने से हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। ये स्थिति जो है सालों साल ऐसी रहती है, और हम यही देखते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करती है। आज की तारीख में सबसे पहला सोल्यूशन का यही होगा कि सबसे पहले हम एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम है। अगर हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि स्थिति तो पिछले साल से अच्छी हो गई, अरे भैया कैसे अच्छी हो गई? आपने अगर मॉनिटर सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन दिया गया है माइकस द्वारा कि पीक टाइम ऑफ पोल्यूशन में 50% ऑफ एयर क्वालिटी मॉनिटर्स को 6-6 घंटे तक बंद कर दिया जाता है। अगर आप अगर थर्मोमीटर लगाएंगे नहीं, या अगर आप अपने थर्मोमीटर को फ्रिज के अंदर रखेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बुखार है? अगर आपको पता नहीं चलेगा कि आपको बुखार है, तो आप पैरासीटामोल कैसे लेंगे? या फिर आप अपना इलाज, सर्जरी अगर आपकी जरूरत है, तो जब तक आप डायग्नोसिस नहीं करेंगे। तो यहाँ आकर के थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि रिग्रेट नहीं है। हाँ, अगर ये होपफुल वाली बात करें सारे पॉलिटिकल क्लास की, हाँ बहुत ये गंभीर समस्या है और हम स्टेप्स लेंगे, लेकिन ये कहना कि समस्या ही नहीं है, ये किसी और की समस्या है, ये लेगेसी प्रॉब्लम है और अदर प्रॉब्लम है, फिर आप आगे इस बात को लेकर नहीं जा सकते। और ये समझना बहुत आवश्यक है कि सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ डिजास्टर है।
मतलब 17 लाख लोग भारतवर्ष में वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। हर तीसरे बच्चे को, पिछले 4 साल के पहले तक हर तीसरे बच्चे को अस्थमा की समस्या थी, और अब जो वो स्टडी अपडेट हुआ है, अब हर दूसरे बच्चे को अस्थमा की समस्या है। 10 से 12 साल उम्र कम होता है, तो मैं तो फिस्कल इम्पैक्ट इसका क्या है वो नहीं, मैं वो तो उसके बारे में तो वर्ल्ड बैंक ने और बाकी लोगों ने रिपोर्ट किया है। और ये है, बहुत सारे स्टडीज है कि 90% भारत की हवा साल भर जो है वो पुअर से वेरी पुअर और कभी कभी सीवियर और सीवियर प्लस में रहती है। हमारे मॉनिटर्स, हमारे एयर क्वालिटी मॉनिटर्स, जो सरकारी एयर क्वालिटी मॉनिटर्स है, ताकि पैनिक ना हो, 500 में टॉप अप कर जाता है। तो ऐसा नहीं कि 500 से ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, हम 500 में भी वही रीडिंग बताते हैं, और हम 900 होता है तभी भी वही रीडिंग बताते हैं। और सबसे बढ़िया सोल्यूशन है पोल्यूशन का, पोल्यूशन मॉनिटर्स को ही बंद कर दिया जाए, ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि कितना प्रदूषण है। विमलेंदु जी, दो चीज जरा समझा दीजिए। आपने जो बोला मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। एक तो आपने कहा जो मीटर के आसपास पानी छिड़काव करने से मीटर की रीडिंग पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्या मैंने सही समझा? पड़ता है, नहीं पड़ता है। वो तो सर, वो अनिल गुप्ता जी कह रहे थे कि नहीं पड़ता है। ऑफ कोर्स पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना बहुत आवश्यक है, जो मैं खुद गया था कल मैं आनंद विहार एयर क्वालिटी स्टेशन के पास गया था। वो आप देखेंगे, उसकी तस्वीरें ट्विटर पे हैं कि वो जो पेड़ के नीचे इन्होंने एयर क्वालिटी मॉनिटर्स रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ने लगाया, किसी ने, डीपीसीसी ने लगाया। उसके चारों तरफ जो है पानी का छिड़काव किया जाता है। PM 2.5 क्या है, और मैं आपको बताता हूँ PM 10 क्या है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। PM 2.5 लार्जली जो है वो आपके एयर से भी 30 गुना ज्यादा सूक्ष्म है, और PM 10 जो है वो लार्जर पार्टिकल से लार्जली डस्ट का कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप वहां पे स्मोक गन चला रहे हैं, स्मोक टावर चला रहे हैं, आप पानी का छिड़काव कर रहे हैं, मॉनिटर्स को ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि वहां की रीडिंग्स जो थी वो तो मुझे 300, 350, 370, 380 दिखा रही थी। तो अगर आनंद विहार जैसे मॉनिटरिंग स्टेशन का, तो ये कहना कि पानी से नहीं होता, तो पानी क्यों छिड़कते हैं? तब तो फिर मशीन से भी कुछ नहीं होता है। दूसरा, मशीन क्यों ऑफ करते हैं? हाँ, दूसरी क्लैरिटी मैं आपसे लेना चाह रहा था कि ये जो कह रहे हैं कि ये एक हेल्थ इमरजेंसी है, तो इसमें जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कई सारे प्रपोजल कंसिडरेशन में था, अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको इमीडिएट लागू करना चाहिए? क्योंकि जो आपने खुद कहा कि ग्रैप 1 ग्रैप 2 जो है एक कॉस्मेटिक चेंज है। ये इस साल के लिए तो बहुत देर हो गया। सबसे पहले तो इन्होंने एडवाइजरी देने में, पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी देने में भी इनको 1 महीने लग गए। ग्रैप का अगर पिछले 20 दिन से वेरी पुअर कैटेगरी है एयर का, फिर भी जो है ये हम लोग बिजनेस एज यूजुअल हम लोग कर रहे हैं। तो अभी इस साल तो कुछ ऐसी, मेरे पास कोई वो जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि इस साल की हवा ठीक हो जाएगी और कुछ संभव होगा। हाँ, लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो अगले साल ये स्थिति ठीक हो सकती है। और उसका सबसे बड़ा चीज जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सिर्फ दिल्ली का नहीं, बल्कि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, इंदिरापुरम, ये क्योंकि सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों की बात नहीं है, ये 8.5 करोड़ लोगों की बात है। सिर्फ 3000, अभी भी दिल्ली में 3000 बसों की कमी है। और अगर मैं इन 5 शहरों की बात करूं तो कम से कम 10 से 12 हजार बसों की कमी है। तो और 40% प्रदूषण जो है। फिर मैं एक बात और समझना चाहूंगा, फिर मैं प्रीति जी के पास जाऊंगा कि आपने कहा कि 500 से ज्यादा मीटर जाता ही नहीं है, तो क्या मीटर को 500 पे रोक दिया जाता है कि अपर लिमिट उसको तय कर दी गई? 500 पे रोक दिया जाता है, और सीपीसीबी का कहना यह है क्योंकि 10 साल पहले तक वो 999 तक जाके रुक जाता था, और अब जो है 500 पे जाके इसलिए रुक जाता है क्योंकि उनका कहना है कि इससे पैनिक होगा। अच्छा, मतलब इमेज और पैनिक इज मोर इंपॉर्टेंट, ना कि एक बच्चा जो है उसको आप बायोलॉजिकल वॉरफेयर। बाय द वे लक्ष्मण जी, 300, मतलब थाईलैंड जैसा देश 200 AQI में लगभग जो है लॉकडाउन हो जाता है, और महानुभाव कह रहे हैं कि अरे 350 ही तो था, 450 ही तो था, नहीं, थोड़ा सा मुझे समझाइए। हाँ, तो थोड़ा सा मुझे और क्लैरिटी चाहिए कि 500 से ज्यादा पे मीटर रुक जाता है, यानी 600-700 होगा, तो हमें आपको डेटा में पता नहीं चलेगा कि 600-700 होगा? नहीं चलेगा, सरकारी मॉनिटर्स आपको 500 से ज्यादा की रीडिंग नहीं देते हैं। अच्छा, ये आपको खुद एहसास करना पड़ेगा या फिर प्राइवेट मीटर लेकर आपको देखना होगा? करना पड़ेगा, और अस्पताल जाना पड़ेगा या मरना पड़ेगा।
ओहो, ये तो बड़ा ही खतरनाक सा सिचुएशन है जो बता रहे हैं विमलेंदु जी। गुप्ता साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन प्रीति महेश जी को जोड़ लेता हूँ चर्चा। प्रीति महेश जी, इन्होंने विमलेंदु जी ने चलते चलते आखिर में एक बात जो कही थी वो ये कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमें एक बड़ा चेंज लाने की ज़रूरत यहाँ पर है। समय समय पर हमने देखी कि कई सारी रिपोर्ट आई, दिल्ली की ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी आई, इससे पहले केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई थी। कुछ में कहा गया कि टू व्हीलर जो पेट्रोल डीजल पे चलते हैं उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। कुछ में कहा गया कि डीजल जो गाड़ियां चलती हैं फोर व्हीलर पेट्रोल डीजल पे उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, ग्रीन एनर्जी पे उनको लाया जाए। ये सब कितना फिजिबल सॉल्यूशन आपको दिखता है प्रीति महेश जी? हाँ जी, सॉल्यूशंस तो ऑब्वियसली हैं, काफ़ी सॉल्यूशन है। अगर विमलेंदु जी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट एक बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है कि ये जो हमने मेट्रो किया है और बसेस भी बात कर रहे हैं, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं देती है, और इस कारण बहुत बार लोग जो हैं अपना ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, और मुझे लगता है उसमें एक कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। जो सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी है, और इसके कारण मुझे लगता है ये जो ट्रांसपोर्ट वाली इशू है, या और भी जो पोल्यूशन के इशू हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी इशू है। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के प्लान में नहीं है, लेकिन आसपास के प्लान में वो शामिल है। तो आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इतनी हो रही है दिल्ली के आसपास, उससे जो प्रदूषण हो रहा है उस पे कहाँ कंट्रोल है? कोई भी जो एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, ये इनकी मॉनिटरिंग करती नहीं है। रेगुलर जो उनमें पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए वो होता नहीं है। तो अगर हम इस तरह की पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे और हम सिर्फ इकोनॉमिक गेन के लिए इंडस्ट्री बैठाते जाएंगे और पोल्यूशन करने देंगे उनको, तो हमारी हवा कहाँ से स्वच्छ होगी? तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं, और सरकार चाहे तो इस पे काम कर सकती है, इस पे इम्प्रूवमेंट ला सकती है। बट जैसे विमलेंदु जी ने कहा, इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रही है पिछले बहुत सालों से, और उसका भुगताना जो है वो आम आदमी को देना पड़ रहा है, हम लोगों को देना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। लोगों की जान कम हो रही है, लोगों की लाइफ स्पैन कम हो रही है। मुझे लगता है इस पे अगर सरकार नहीं सोचेगी तो पता नहीं कब सोचेगी ये। और जैसा रीडिंग बताती है, 500 में तो बंद होती है, पूरे साल की आप रीडिंग देख लें, गिने चुने 5 या 10 दिन होते हैं जहां शायद एयर क्वालिटी ओके होती है या मॉडरेट होती है, बाकी टाइम हम सीवियर, पुअर, बैड उसी में चल रहे हैं। तो आप मतलब ये राइट टू क्लीन एयर भी नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। तो हम पता नहीं किस प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम ट्रांसपोर्ट और ये सब छोटी बातें हैं मेरे ख्याल से। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, होलिस्टिकली सोचने की जरूरत है। प्रीति महेश, मैं एक सवाल और आपसे पूछूं कि आपने क्या दूसरे देशों की कोई स्टडी की है क्या, जिसके आधार पे आप बता सकें कि दुनिया के कोई ऐसा शहर जहां पे पोल्यूशन लेवल कुछ इसी तरीके से खतरनाक स्तर पे था और कैसे वहां पे काबू पाया गया, वो तरीके भारत में लागू कर पाना कितना संभव है? आप चाइना में देखिए, हाँ जी, चाइना में इस तरह का बहुत काम हुआ है। चाइना में पोल्यूशन लेवल बहुत हाई थी, क्योंकि वहां भी बहुत इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी, बट वहां सरकार ने बहुत ही कड़े कदम लेकर उसको कंट्रोल में लाया है। और आप आज अगर चाइना के शहरों की AQI देखें तो ये काफी कंट्रोल्ड हैं, और ये एक सरकारी इच्छा शक्ति और मैं कहूंगी लोगों के कंट्रीब्यूशन से हुआ है। बिना पब्लिक के कोऑपरेशन के ये नहीं हो सकता। तो सरकार और पब्लिक का दोनों कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा, हाँ, कि सरकार ही नहीं, पब्लिक की भी भागीदारी यहाँ बहुत जरूरी। विमलेंदु जी को जोड़ना चाह रहे थे आप? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि पब्लिक प्रॉब्लम का प्राइवेट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। हम और आप एयर प्यूरिफायर की कवायद नहीं कर सकते हैं, बल्कि आजकल सरकार जो है एयर प्यूरिफायर खरीदने में ज्यादा खर्च कर रही है, ना कि बसेस, ना कि एक्चुअली सोल्यूशन। एक चीज। दूसरा, बीजिंग के उदाहरण जो है बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन उसमें क्या किया गया, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव किया गया। कोल थर्मल पावर प्लांट्स जो है उसको जो है बीजिंग के 300 किलोमीटर के रेडियस से निकाला गया और बंद किया गया। जैसे कि आप अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि दिल्ली के लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में 15 ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स है जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन नॉर्म्स PM 2.5 नॉर्म्स फॉलो ही नहीं करते हैं, जबकि हम नेट जीरो
और हम नहीं पता क्या क्या कहाँ कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन करके आए हुए हैं कि हम ये सब सारी चीजें करेंगे। बीजिंग ने और क्या क्या अपने जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको पेरिफेरी से क्या, आप छोड़िए बीजिंग का उदाहरण, आप अपने दिल्ली का उदाहरण देखिए। सन 2000 में वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जब डीजल व्हीकल्स पे बैन लगा करके सीएनजी रेवोल्यूशन लाया था, उसके पहले अगर आप और हम आईटीओ पे खड़े होते थे और रुमाल, सफेद रुमाल से अगर अपने आप को हम पोसते थे तो वो कालीख निकलती थी। तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया। लेकिन ऑफ कोर्स इसके बाद जो अर्बनाइजेशन हुआ है, प्लंडरिंग ऑफ एनवायरनमेंट हुआ है, और सब्सिक्वेंट सरकारें, मैं तो कहता हूं कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जितना पैसा एड पे खर्च किया है उतना अगर एयर प्यूरिफिकेशन पे करता ना, कि एयर प्यूरिफायर पे, तो स्थिति अलग होती। वही है कि जिसके ऊपर जो भी हो पावर में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, अभी जो भी संभव हुआ है वायु प्रदूषण गवर्नेंस में, वो हमारे कोर्ट्स के कारण हुआ है, जो कि कोर्ट्स की जिम्मेदारी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी गवर्नेंस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उनको करना पड़ता है। पिछले 40 साल से एमसी मेहता वाला केस जो चल रहा है, उसके साथ ही जो भी हल्का फुल्का रिलीफ जो हमें मिलता है उसी के थ्रू मिलता है। हमारा सरकारी तंत्र, लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव इज एब्सोल्यूट फेलियर। अनिल गुप्ता जी, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? जो सजेशन अभी इन्होंने दिया विमलेंदु जी ने, ये ऐसा नहीं कि कोई नया सजेशन है। आप लोगों की अलग अलग कमेटी बनती रहती है, उनकी सिफारिशें भी आती रहती है। दिल्ली की ईवी ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी, उसको सेकंड ईवी पॉलिसी, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया हुआ कि नई पॉलिसी आएगी। केंद्र सरकार की कमेटी रिपोर्ट यहाँ पर दे चुकी है, उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। दिक्कत कहाँ रही? कौन सी ऐसी चीज़ है कि सरकार को कठोरता से लागू करने में रोक रही है? क्योंकि पब्लिक की हेल्थ की बात है, पब्लिक की तरफ से कोई विरोध होना नहीं है, कोई इसमें पॉलिटिकल रिस्क भी नहीं है। विमलेंद्र जी ने कुछ विषय उठाए, मैं थोड़ा सा उनको करेक्ट करना चाहूंगा। पर्यावरणविद हैं, थोड़ा सा जो मैं बोलूंगा उसको करेक्ट कर लें, पढ़ लें। देश के अंदर कोई भी ऐसा थर्मल पावर प्लांट नहीं है जो एफजीडी से इक्विप्ड नहीं है। एफजीडी एक प्रोसेस होता है, फ्यूल गैस डीसल्फ्यूराइजेशन। आप चेक कर लीजिए। आप 300 किलोमीटर की रेंज की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं आपको, देश में ये कानून बनाया था मोदी सरकार ने। आप कोई भी थर्मल प्लांट ले लीजिए, उसमें एफजीडी थी। दूसरा, जो अभी स्टेबल की बात कर रहे थे, 2 साल पहले केंद्र सरकार ने नियम बनाया था कि 10% तक जो स्टेबल हैं, पैलेट्स हैं, वो एज ए फ्यूल इसमें इस्तेमाल होते हैं, वो इसमें इस्तेमाल होने लगे हैं। मैं, आप चेक कीजिए, मेरे को चैलेंज कीजिए, मैं अपना नंबर भी दूंगा आपको। दूसरी बात, अभी ईवी की बात हो रही थी। COP26 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि हम अपना रिन्यूएबल एनर्जी को 50% 2030 तक करेंगे। क्या ये सही नहीं है? आज 500 गीगावाट में 250 गीगावाट जो देश की प्रोडक्शन है वो रिन्यूएबल एनर्जी से है। ये देश की अचीवमेंट है जो 2030 में हमने करनी थी, जो आज 2025 में हमने अचीव की है। क्या ये सही नहीं है कि जो देश का ग्रीन कवर है वो 32 से 33% हो गया? अगर आप दिल्ली की बात करें, आपने कहा कि क्या कर रही है, रेखा गुप्ता सरकार ने अभी घोषणा की, आइडेंटिफाई किए 17 नए जंगल बना रहे हैं, आइडेंटिफाई होके उसका बजट और 2 मियावाकी फॉरेस्ट बना रहे हैं। सबको पता है दिल्ली एक कंजेस्टेड एरिया, हाईली डेंसली एरिया है, पर उसमें भी कैसे काम किया जाए। आज फेम 2 जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है, जब पहले केजरीवाल सरकार भी थी तब भी फेम 2 के साथ ईवी बसें दी थी और आज भी दी जा रही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में देवी बसें चलाई गई हैं। जगह जगह आप सड़कों पे देखोगे ईवी चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं। तो जहां एक तरफ हम रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना फॉरेस्ट कवर बनाना, एयर शेड की बात कर रहे हैं, और जहां हम ईवी चार्जिंग की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें सरकारों की अप्रिशिएट भी करनी चाहिए। ये सही नहीं कि दिल्ली की 28,508 किलोमीटर की सड़कों पे जो लाखों टन जो डस्ट एक्यूमुलेट जो हमें लेगेसी में मिली, जो मैं बार बार कहता हूं, उसका रिमूवल का काम हो गया है, उसका शुरू हो गया है। पर क्या एक दिन में जो 27 साल में हमें मिला है वो आप चाहते हैं कि हम 8 महीने में करें? हमने कहा, हम मानते हैं कि आज भी समस्या है, मैं कब कह रहा हूं नहीं है, आज भी समस्या। पर अगर आप कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से, तो स्थिति, अगर आप डाटा की बात करें, मैं विमलेंद्र जी को चैलेंज करता हूं, दिल्ली में हाईएस्ट मॉनिटरिंग स्टेशन है 39 मॉनिटरिंग स्टेशन। आप अपनी मोबाइल वैन लेके चलिए, हम एक भी डाटा फजिंग मॉनिटरिंग स्टेशन मैंने नहीं लगाए, पिछली सरकारों ने लगाए हैं, और सबसे हाईएस्ट है। आप बॉम्बे, कलकत्ता वगैरह कहीं जाके देखेंगे 8, 9, 10 से ज्यादा नहीं है। और एक ये फेलियर की बात करते हैं, क्या ये सही नहीं है? टेक्निकल आदमी है तो यूडी लिंक का कई बार ही फेलियर होता है, और जो सीपीसीबी का डाटा आता है वो एक एवरेज में आता है 24 आवर्स का है। अगर आपको 3-4 स्टेशन बंद भी हो गए तो क्या एवरेज एक्यूआई का इसका इफेक्ट डालेगा? पर नहीं,
सरकार को आपको, क्योंकि सरकार है, सरकार को रिसीविंग एंड पे है। एक मिनट विमलेंदु जी जवाब देना चाहते हैं। अनिल गुप्ता जी विमलेंदु जी जवाब देना चाहते हैं, सुन लीजिए जी। सो अनिल गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपको ये जो सरकार को बदनाम जो किए इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर आप एक केस डाल दीजिएगा, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी आई है। मैं नहीं डालूंगा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आप देश में मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, नियम के अनुसार जहाँ चीटी ना हो। ठीक है, इनकी बात सुन लीजिए। मेरे पास अनिल गुप्ता जी, पर्यावरण का अनिल गुप्ता जी इनकी बात को सुन लीजिए। तो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है। बताइए क्यों कौन सा थर्मल प्लांट में नहीं लगा हुआ? पर आपको क्योंकि बोलना 300 मिलीमीटर की रेंज में बोलना, आप बताइए एक प्लांट बताइए, मैं चैलेंज करता हूँ। ये CNBC आवाज में अपनी टीम लेके जाइए वहां पे। पर आप इंडियन एक्सप्रेस बोलेंगे, आप तो पर्यावरण में थे ना। आप बताइए किस डाटा सेंटर में फंसिंग हुई है? आप चैलेंज करता हूँ आपको, आप लेके चलिए आनंद विहार में। नहीं जाएंगे आप, क्योंकि जो स्टोरी आपने गूगल पे देखिए, आप उसी की बात करेंगे। आप चेक कीजिए खुद जाके, आप अपने आप को पर्यावरण सुन लेते हैं। स्टोरी के अलावा भी इनके पास कोई प्रूफ है क्या? विमलेंदु जी, स्टोरी के अलावा भी कोई प्रूफ है क्या? मैं बताता हूँ। सबसे पहले यही गलती है कि हम एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे पास रिसोर्स नहीं है कि मैं जाकर के पानीपत और यमुनानगर के जो पावर प्लांट्स हैं, जो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ नेशनल चैनल पे, आप एनवायरमेंटल लॉ चेक कर लीजिए। एक भी थर्मल प्लांट में FGD के बिना नहीं चल सकता। मैं आपको कह रहा हूं, फिर आप क्यों कह रहे हैं? आप चलिए ना कल आपके साथ। अगर आप नेशनल चैनल पे बोलने की हिम्मत रखते हैं तो जाने की भी हिम्मत रखिए। आप थर्मल पानी में जाके देखिए, क्यों नहीं? आप झज्जर में जाके देखिए, आप दादरी में जाके देखिए, नजदीक है आपको। ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी। प्लांट करनी है अनिल गुप्ता जी, एक मिनट के लिए आप चुप हो जाइए। अनिल गुप्ता जी, एक मिनट के लिए चुप हो जाइए। विमलेंदु जी अपनी बात रखिए, फिर ब्रेक पे जाऊंगा। अनिल गुप्ता जी एक मिनट चुप, इनकी बात नहीं, आपने जवाब दिया है, उसका जवाब तो सुन लीजिए। विमलेंदु जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, ब्रेक पे जाना होगा। जी। तो सबसे पहले ये जो है कोल थर्मल पावर प्लांट्स, आप 3 एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, 50 आर्टिकल्स आपको मिलेंगे कि देयर आर एटलीस्ट 15 थर्मल प्लांट्स in 300 square kilometer radius that do not treat sulfur dioxide, that do not follow the emission norms. अब इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है कि मैं जाकर के चेक करूं। प्लीज सॉरी, ठीक है, इन्होंने कहा कि इनके पास रिसोर्स, हाँ, मेरे पास, मैं कहां से चेक करूंगा? मैं क्या साइन, मैं थोड़ी जाकर के चेक करूंगा? सरकार की अपनी एडमिशन से आया रिपोर्ट है। फिर आप झूठ का प्रचार मत करिए। अगर आप झूठ का प्रचार मत दीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। आप एनवायरमेंटल, आप अपने आप को। चलिए ऐसा करते छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की मार के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है और इसके क्या कुछ ठोस तरीके निकल कर सामने आ सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कई सारे पहलुओं पर चर्चा हुई, कई सारे उपाय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि हमने यहाँ पे लागू करना शुरू किया है। उनमें से एक उपाय था ग्रीन बेल्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, पेड़ काफ़ी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। इन सब मामलों के पे ज़्यादा विशेषज्ञ हमारे विजयपाल बघेल साहब ही हैं। बघेल साहब, दिल्ली में जो पेड़ लगाने की बात हो, ग्रीनरी बढ़ाने की बात हो, वो कितना सफल हो रहा है ज़मीन पर? मैं ना अभी चाहे राजनीतिक दल की प्रवक्ता बोल रहे हों, चाहे हमारे मित्र पर्यावरण की विशेषज्ञ बात कर रहे हों, आंकड़ेबाजी में हम इतना उलझ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इतना हो गया, इतना हो गया, इतना ऐसे कम किया है, ऐसे कम किया है। मैं कहता हूँ कि जो हमारा ये AQI लेवल है, AQI लेवल जब बढ़ता है तो उसका जो मेन कारण होता है, कार्बन गैसें बढ़ती हैं और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो हम दो उसके फैक्टर होते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा जितनी कम होगी उतनी कार्बन गैसें और बढ़ेंगी। तो ऑक्सीजन बनाने के जो कारखाने हैं, यानी कि पेड़ हैं, जो मानक है कि 33% हमारा ग्रीन कवर होना चाहिए। जैसे दिल्ली का ही मान लें, हम दिल्ली में ना हम 1485 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में हैं और इसमें जो ग्रीन कवर है वो 299 स्क्वायर किलोमीटर है। हम 23% पे हैं, 33% से हम 23% पे हैं। 23% में अगर हम पर कैपिटा अगर देखें, एक व्यक्ति, यहाँ की आबादी 2 करोड़ हम मानते हैं, 2 करोड़ में पर मीटर क्या 1 मीटर भी जगह एक आदमी के लिए नहीं है यहाँ। और हम ऑक्सीजन के रूप में जो सांस ले रहे हैं
वो सांस कितनी जहरीली है, कितनी कार्बन। अभी जो AQI की बात हो रही थी, AQI में 52% जो हिस्सा है वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का है, 28% जो हिस्सा है वो व्हीकलर पॉल्यूशन का है। हम पराली जलाने वाले किसान को तो जेल में बंद कर सकते हैं, जिसका कि केवल 12% ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली और पराली को जोड़ भी लें कि इसके पॉल्यूशन कितना है AQI लेवल बढ़ाने में, तो 12% बढ़ता है। AQI लेवल 12% बढ़ाने के उसको तो हम जेल भेज सकते हैं। और जो 52% आज तक किसी जिसने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन किया है, हमारे AQI लेवल को 99.999 AQI तक पहुंचाया है, वो किसी को जेल भेजा क्या? और मैं कहता हूं कि अभी हमारे सत्ताधारी दल के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं 60 से अगर एक भी बढ़ता, 61 भी AQI लेवल होता है तो उसकी जिम्मेदारी उस सरकार की होती है। हम 300 की, 500 की, 999 की और 1200 1250 की बात ही नहीं कर रहे। अगर 61 भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। चाहे पिछली सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो ऐसा नहीं कि हम अपनी और है। हाँ, ठीक है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें एक चीज़ और है जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जो भी प्रदूषण होते हैं ना, तो प्रदूषण में कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, वो जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, मैं चाहूँगा कि इसको हम लोग स्क्रीन पर भी दिखाएं। उसमें सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो है 21.66%। जी हाँ, 21.66% जो है दिल्ली में ट्रांसपोर्ट जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। अब इसका एक आंकड़ा देखिए, बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। हम लोग भले ही कहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं, बैटरी वाली गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो एक आंकड़ा है जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का, इस साल का। तो इसमें जो 4 व्हीलर हैं, इलेक्ट्रिक हो, हाइब्रिड हो, उन सब का रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उनकी संख्या है 17,942। अब पेट्रोल डीजल पे चलने वाले जो 4 व्हीलर हैं, जो प्राइवेट हैं, उनकी संख्या पता है कितनी है? 1,27,099। यानी कहाँ 17,942 और कहाँ 1,27,099। क्यों नहीं हम लोग दिल्ली में एक समय सीमा फिक्स कर दें अनिल गुप्ता जी कि इस समय के बाद अब जो है दिल्ली में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां पूरी तरह से, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, हम नहीं चलने देंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी। ऐसा कठोर डिसीजन ले सकते हैं क्या? ये कई कमेटी ने सिफारिश भी की है। देखिए, आपने विषय को बिल्कुल ठीक रखा है। इंडिविजुअली मैं इसको फेवर करता हूं, पर जहां तक सरकार की जानकारी है, सरकार का अपना टोटल फ्लीट ईवी पे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब प्राइवेट में वो कितना कारगर होगा, कब सरकार डिसीजन लेगी, वो सरकार के प्रवक्ता है, वो आपको बताएंगे, या सरकार के जब भी डिसीजन होंगे। टीवी चैनल पे कहना आसान है, पर जितना मुझे जानकारी है सरकारी सिस्टम में सारा का सारा ईवी पे कन्वर्ट हो गया है या हो रहा है, जितना भी है। हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूं, और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि पर्यावरण वायु प्रदूषण की समस्या है। मैं कब डिनाई कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आज भी समस्या है। इसमें इसका इफेक्ट मेरे पर भी, आपके ऊपर, सबके ऊपर हो रहा है। मैं तो डिनाई नहीं कर रहा, पर मैं जब तुलनात्मक बात करता हूं मैं एक विषय और रखता हूं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पैरामीटर होते हैं साहब। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नॉक्स होता है, सल्फर होता है, ओजोन होता है, लेड होता है, PM 2.5। आप राउंड द ईयर, आज की नहीं पिछले साल की भी बात कीजिए, 6 पैरामीटर विद इन रेंज रहते हैं। उसमें सल्फर भी है, नॉक्स भी है, सब चीजें हैं, 50 से नीचे रहते हैं। मेन जो प्रॉब्लम है, जो आइडेंटिफाइड है, पर्टिकुलर मैटर 2.5 और 10। बिमलेंद्र जी अब कह रहे थे, अगर साहब थर्मल प्लांट ऐसे चलते तो दिल्ली या NCR या देश में सल्फर डाइऑक्साइड या नॉक्स का जो रीडिंग है वो 150, 200, 300 होती। ये जरा चेक कर लीजिए उसको, है, क्योंकि वो कंट्रोल में है। पहले सरकारों ने, पहले को भी मैं एप्रिशिएट करूंगा, लेड फ्री पेट्रोल किया उन्होंने, तो लेड की समस्या से निजात आई है। जहां पर्टिकुलर मैटर की बात है, मैंने कहा हमने काम शुरू किया है। मैं कब डिनाई कर रहा हूं कि खत्म हो गया है, मैं कह रहा हूं, पर आने वाले 3-5 साल में, अब 27 साल की लेगेसी में एक प्रॉब्लम हमें मिली है, हमने कमिटमेंट की है, क्या मुझे ठीक करेंगे? पर इसके सकारात्मक भी है, जितने पर्यावरण में बैठे हैं वो सुझाव भी दें। हमने कहा है कि जंगल हम बना रहे हैं, हमने कहा एयरशेड की हम बात कर रहे हैं, डस्ट मिटिगेशन की बात कर रहे हैं। जी ठीक है, आपने अच्छी बात है कि आपने स्वीकार किया कि समस्या है, और आपने ये भी अच्छी बात है कि आपने माना कि ये व्यक्तिगत तौर पे इस तरह के सुझावों का आप स्वागत करते हैं। बाकी सरकार को फैसला लेना होता है, कई सारे पहलुओं को ध्यान में रख लेना पड़ता है। प्रीति महेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अनमोल पावर जी बहुत जैसे कुछ बोलना चाह रहे थे। अनमोल जी।
जी, समस्या ये है कि ना तो इनकी नीयत है, ना इनकी मंशा है। इसीलिए जब मैंने इनसे सवाल पूछा कि जो इंडिया गेट पे शांतिपूर्वक तरीके से 1 महीने पहले जो प्रदर्शन हुआ था, उनके ऊपर लाठियाँ क्यों चलाई गई? तो इन्होंने कहा जी कि वो नक्सलवादी हैं। तो ये दिल्ली की जनता को आज नक्सलवादी बता रहे हैं। दूसरी बात, मैं पर्यावरणविद जो हैं बघेल साहब, उन्हें मैं सही करना चाहूँगा उनके तथ्यों पे, कि उन्होंने कहा जी पराली का कंट्रीब्यूशन जो है वो 12% है। बघेल साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था इस सरकार ने, जिसमें उसने कहा था कि केवल मात्र 4% है पराली की वजह से जो पोल्यूशन आता है। तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि जिस सब मॉनिटरिंग स्टेशन मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, जैसा आप कह रहे थे कि जी पहले तो 999 पार हो जाता था, इस बार जो है वो 500 से कम है। तो वो जैसा विमलेंदु जी ने बताया कि इस बार वो सीलिंग ही 500 रखी गई है ताकि लोगों में पैनिक ना हो। कारण ये नहीं है कि पैनिक ना हो, कारण ये है कि लोगों को सही आंकड़े ना पता चल पाए, क्योंकि ये प्राइवेट मॉनिटरिंग स्टेशन तो हौज खास में 1768 दिखा रहा था। तो इतने खराब हैं, लोगों का मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर वाकई में प्रदूषण कम करना चाहते तो 22 राज्यों में इनकी सरकार है, 12 साल से केंद्र सरकार में बैठे हैं, ये वहां पे कुछ ना कुछ कदम उठाते। आज मध्य प्रदेश में आप ये देखिए, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये तो इन्हीं के द्वारा शासित राज्य है ना। इसमें स्टबल बर्निंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। 1 महीने में 40,000 से ज्यादा इंसिडेंट्स आए हैं स्टबल बर्निंग के। तो ये सरकार केवल और केवल चुनाव चोरी करना जानती है, लोगों का मूर्ख बनाना जानती है। इन्हें पता है कि पर्यावरण के मुद्दे पे इन्हें जनता वोट नहीं करेगी, इसीलिए वहां पे काम नहीं करते। तो मेरी हाथ जोड़ के पूरे मामले को मैं कोशिश कर रहा था कि पॉलिटिकल इस चीज को ना बनाया जाए, क्योंकि मामला आम आदमी के सेहत से जुड़ा हुआ है। एक तरीके से हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात यहाँ पे बन चुके हैं। प्रीति महेश जी, समय हमारे पास बिल्कुल कम बचा हुआ है, क्या आप उम्मीद करती हैं या फिर हम लोग उम्मीद करें कि अगले साल जब ऐसी सर्दी के समय आएंगे तो हम लोग प्रदूषण पर डिबेट नहीं कर रहे होंगे? आप म्यूट पे हैं। हाँ जी, अफसोस मैं ये नहीं कह सकती, पिछले साल भी मैं इस डिबेट का हिस्सा थी और वो एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया था, और इस साल भी मैं वही देख रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, अगले साल भी मुझे लगता है यही हालत में होंगे। और इसलिए है क्योंकि इसका सोल्यूशन ढूंढना ही नहीं चाह रहे लोग, इसको एक डिबेट बना कर रखना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि साइंस में सोल्यूशन नहीं है, और मुझे लगता है जो सोल्यूशंस की बात की जा रही है वो साइंस बेस्ड भी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट लगाए जा रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी की प्लांट काफी इस पे शोध हो चुका है कि ये काम नहीं करती है। इंडिया के सर्कमस्टांसेस में इसकी कोई यूज नहीं है। इसकी पोल्यूशन की जो कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपर नहीं मॉनिटर होती हैं। बट उस तरह की प्लांट लगाई जा रही हैं ये दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा कुछ, क्योंकि इसका कुछ असर हो नहीं रहा। लेकिन ये बड़ा अफसोस की बात है कि आपको भी भरोसा नहीं है कि अगले साल तक पॉल्यूशन काबू में आएगा। लेकिन मैं अनिल गुप्ता जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल जब डिबेट करूंगा तो आपको जरूर बुलाऊंगा। स्पेशली पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा अनिल गुप्ता जी को ही भेजिए हमारे डिबेट में, ताकि जितने आपने वादे अभी किए हैं, जिन कोशिशों का हवाला दिया है आपने, उन कोशिशों का क्या हुआ आपसे पूछ पाऊंगा अगली बार जब प्रदूषण पर डिबेट करूंगा। लेकिन आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।